राजस्थान में इन दिनों राजनीति तो जोरों पर देखने को मिल रही है, लेकिन साथ साथ में तीसरा मोर्चा यानी तीसरी पार्टी को भी जो है निर्वाचन आयोग ने उसने राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया है। उससे पहले ऐसी कई सारी पार्टियां देखने को मिली, कई सारे तीसरे मोर्चे देखने को मिले, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे घनश्याम तिवाड़ी हो, सीपीएम की बात कर लें या फिर हनुमान बेनीवाल, इनका भविष्य देखने को नहीं मिला। लेकिन अब राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर तीसरी पार्टी बन गई है। तीसरी पार्टी को जो आयोग है, निर्वाचन आयोग, उन्होंने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, तीसरा मोर्चा कई सारे बन गए, तीसरे मोर्चे घनश्याम तिवाड़ी से लगाकर किरोड़ी लाल मीणा, सीपीएम, हनुमान बेनीवाल, और अब तीसरी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो क्या कहेंगे सर, किस नज़रिए से पहले तो इस पूरे मामले को देखते हैं आप? देखिए, तीसरा मोर्चा की संभावना देश में पहले से ही रही है और उसका इम्पैक्ट राजस्थान में भी देखने को मिला है। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए और यूपीए के जब से हुआ है, तो अभी दो दलों का ही बीच में संघर्ष चल रहा है, सत्ता का संघर्ष जिसको कह सकते हैं। राजस्थान के अंदर थर्ड पार्टी की जो संभावना है वो काफ़ी कम है। हालांकि जो आपने किरोड़ी लाल मीणा की बात की, बाप की बात की, जो 4 सीटें लेके आया जिसको राज्य स्तरीय मतलब थर्ड पार्टी का दर्जा मिला है। बीएसपी थी, उससे पहले 6 विधायक आए थे उसके, जो अशोक गहलोत के साथ चले गए थे। तो इस प्रकार पार्टियां तो आती रही हैं और जाती रही हैं, मगर राजस्थान में जब से सत्ता का सुख भोगने का मौका आया तो इन थर्ड पार्टी के लोगों ने थर्ड पार्टी का साथ नहीं दिया, थर्ड फोर्स का साथ नहीं दिया। अगर वो ये संभावना रखते कि थर्ड फोर्स को ज़िंदा रखना है तो इनके पास था, मगर जैसे ही सत्ता की चाबी मिलती है तो वो उसका लाभ लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बीएसपी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बीएसपी ने 6 सीटें जीती थी और उसके बाद वो अशोक गहलोत के पास चले गए और वो कई लोग उसमें से पार्टी के अंदर सपोर्ट देते रहे और उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा अंत में जाकर, और इस बार उनको नकारा भी गया। तो ये चीज़ तो राजस्थान की राजनीति में देखने को मिली है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपना अलग दल बनाया था, घनश्याम तिवाड़ी ने भी अपना अलग दल बनाया था और लोगों ने भी अपना दल बनाया, मगर सीपीआई सीपीएम का तो शुरू से ही अमरा राम और ये लोग रहे हैं। तो ये लोग थर्ड पार्टी को जिंदा पूरे राजस्थान में नहीं रख सके, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। उन्होंने अपने लेवल पे संघर्ष किया, मगर वो संघर्ष लंबे समय तक कायम नहीं रहा और आज पूरे देश में ये हालात है कि थर्ड पार्टी का जो वजूद है, थर्ड फोर्स का जो वजूद है, वो काफ़ी कम हो गया है। वो एक तरह से नकारा सा है, बिल्कुल प्रभावी नहीं है। अब जहाँ तक भारतीय राजनीति की बात करें तो अपन भारतीय राजनीति का जब से इतिहास देखते हैं तो थर्ड फोर्स तो नेहरू के टाइम पे भी थी, स्वतंत्र पार्टी रही। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने लंबे समय तक केरला में और वेस्ट बंगाल में राज किया। ज्योति बसु रहे, नमूद्रीपाद रहे। इस प्रकार हम अगर और बात करें तो लालू प्रसाद यादव, मधु लिमय, मधु दंडवते, श्रीचंद आचार्य कृपलानी ने जो जनता दल बनाया था उस समय भी फोर्स में थी। जब जनसंघ जैसी पार्टी का भी विलय जनता दल में हुआ था, और मुझे तो एक इंसिडेंस याद है, जब भानु कुमार शास्त्री ने भैरव सिंह जी के सामने पार्टी कार्यालय जयपुर में से झंडा उतारा था तो भानु कुमार शास्त्री फूट कर रोए थे जनसंघ का झंडा उतारते हुए, क्योंकि उनके भी अंदर आरएसएस की भावना कूट के भरी हुई थी। तो जो ये बात करते हैं कि थर्ड फोर्स की बात, तो थर्ड फोर्स की ज़रूरत तो है। जैसे यूपी में बीएसपी रही, समाजवादी पार्टी रही, बिहार में लालू प्रसाद यादव रहे, इस प्रकार ये जो लोग रहे हैं इन्होंने अपना सत्ता का काम किया है। मगर थर्ड फोर्स को जो राष्ट्रीय लेवल पे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए थी, उसका मेन कारण ये रहा कि वो अपनी पहचान एकजुट होकर नहीं बना सके और वो अलग अलग धड़ों में बढ़कर लड़ते रहे, और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर इनको विलय करना, मतलब उनके साथ एलाइड बनना पड़ा। और आज एनडीए और यूपीए 2 फोर्सेस हैं जो मुख्य रूप से भारतीय राजनीति में प्रभाव डाल रहे हैं। आपने मेवाड़ वागड़ में एक पार्टी बनती है और अब उसको जो है राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो आपको इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कहेंगे क्या भविष्य इसका क्या रहने वाला है? क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन वह अपना विधायक नहीं बचा पाए और सीटें नहीं बचा पाए, तो क्या लगता है कि इसका भविष्य शेप होगा इस भारत आदिवासी पार्टी का? भारत आदिवासी पार्टी से पहले बीटीपी थी। बीटीपी का दौर तो हमने देखा है ना,
बीटीपी के बाद बाप आई। और जो बाप और बीटीपी ने जिस तरह से हालात पैदा किए अपने ट्राइबल एरिया के अंदर, उन्होंने अपनी फोर्स को कम्युनिस्टों का भी बहुत अच्छी पकड़ रही थी इस एरिया में, उन्होंने बहुत काम किया था। आज क्यों नहीं है? कारण ये है कि वो जो जनता को जो छूने की जो तासीर होनी चाहिए, जनता के मुद्दों को ले जाना चाहिए, वो आज बाप ट्राइबल के अंदर पैदा कर रही है, इसलिए बाप पार्टी अस्तित्व में। मगर ये कितने लंबे समय तक रहेगी, क्या इनके बीच में भी टूटन होगी, ये समय बताएगा। क्योंकि जो पार्टियों को उठाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर जो जनता का काम, जनता के जो यूनियन बनाई थी और ट्रेड यूनियंस ने जो काम किया था, जैसे अपने ठेला यूनियन था, उदयपुर की बात करते हैं, अपने यहाँ टेम्पू यूनियन थी, अपने यहाँ मेडिकल यूनियन रही है, अपने यहाँ फैक्ट्री यूनियन रही है, बहुत सी यूनियन, अयलदास ने काम किया, सिंघवी साहब ने काम किया। तो ये लोग जनता से जुड़कर जनता के मुद्दों पे बात करते थे। जब तक जनता से जुड़कर जनता के मुद्दों पे बात नहीं होगी, तब तक लोगों का जुड़ाव नहीं होगा। और लोगों को ये चाहिए कि जो उनके दुख सुख में ज़्यादा खड़ा रहे, वो उनके साथ। राजस्थान में जो स्थितियां रही हैं, आज से पहले की जो स्थितियां रही है, चाहे अपन जो बात कर रहे थे घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा, जो आप बता रहे थे, नहीं, और अभी भी की जो स्थितियां, वहाँ 4 विधायक लेकर बैठे हैं, एक सांसद वो लेकर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ये स्थिति वो अपना भविष्य सिक्योर कर पाएंगे? मैं वही बात पे आपकी बात का ही जवाब दे रहा था। इन लोगों का, बाप का और बीटीपी का जो हर्ष, बीटीपी का जो हर्ष देखे हमने बाप को देखा, अब इनका अलग डिमांड है भिलिस्तान की, ट्राइबल्स के वेलफेयर की, ट्राइबल के यूथ को जॉब दिलाने की। वो जो बातें हैं वो एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको आज वहाँ का यूथ छू रहा है। और यूथ के अंदर राजनीति करना आसान है बनिस्बत की पुराने लोगों के। जैसे कांग्रेस का राज था तो लोग ट्राइबल में आज भी कांग्रेस को भूले नहीं है। भीखा भाई को हमने देखा है काम करते हुए, वो भोगीलाल पंड्या को हमने काम करते हुए देखा है, और लोगों को हमने काम हरदेव जोशी को काम करते हुए देखा है ट्राइबल एरिया में। तो ये जो लोग भीखा भाई वगैरह जैसे लोग थे, इन्होंने ट्राइबल की नस को पकड़ने की कोशिश की। मगर आज का दौर जो है, आज के दौर में आप जो बात पूछ रहे हैं, उसमें यह बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन कितना बड़ा वेल विशर बनकर आता है और कितना उनको तासीर दे के उनको जो उनके जो डिमांड्स है, बेसिक डिमांड्स है उनके अपलिफ्टमेंट की, उसको उठाता है। वो ट्राइबल यूथ में आज बाप के अंदर नज़र आ रही है, इसलिए बाप आगे फ्लरिश कर रही है। मगर क्या बाप राजकुमार रोत के कंधों पे अकेले चलती रहेगी? राजकुमार रोत के कंधों पे चलना बहुत मुश्किल काम है जब तक कि और नेतृत्व उनके अंदर सजग रूप से सामने नहीं आता। खाली राजकुमार रोत, आज सलूमर की सीट किस तरह से गई? उपचुनाव आपने देखा ना, हमने देखा था, 1200 से वोट से हारे। भारतीय जनता पार्टी का एक फोर्स था, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है, आरएसएस की एक कार्य पद्धति है, उसके आधार पर जो काम हुआ, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी सलूमर की सीट निकाल सकी। तो जो मेन है वो जन आकांक्षाएं, जनता से जुड़ाव, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ लंबे समय तक परसिस्ट करती है, लंबे समय तक रहती है, तो थर्ड फोर्स। जी, पर सर अभी जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में जो देखने को मिला, पहले कहा 70,000 और 84 में जो आपने देखा कहाँ 20-25 हज़ार, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तो हुआ है ना। और भाजपा पूरा जोर वहाँ पर कर रही है, तो क्या आने वाले समय में तो यही स्थितियाँ लगती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उपचुनाव और मुख्य चुनाव में फ़र्क आता है। उपचुनाव में रूलिंग पार्टी को फ़ायदा मिलता है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का जो अनुषंगिक संगठन है, या आरएसएस का जो अनुषंगिक संगठन है, वो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहना ज़्यादा उचित है। तो आरएसएस का जिस तरह से वर्क है ट्राइबल एरिया में, वो भी अपने आप में मना नहीं किया जा सकता। आरएसएस का बहुत बड़ा अस्तित्व है, आरएसएस की एक पहचान है, आरएसएस को लोग समझते हैं। उनके जो सेवा भारती हो गया, या विश्व हिंदू परिषद हो गया, या वनवासी कल्याण परिषद हो गया, एकलव्य हो गए, ये जितने काम कर रहे हैं ट्राइबल एरिया में, या ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ जो विश्व हिंदू परिषद ये आवाज़ उठा रही है, तो ये रोकने का काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है, ये नहीं। आपका जो आज मुख्य मुद्दा है वो है ट्राइबल फोर्स का भविष्य क्या हो राजस्थान की राजनीति में या देश की राजनीति में। तो मेरे हिसाब से थर्ड फोर्स की डिमांड हमेशा है और रहेगी, मगर जो थर्ड फोर्स का नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कितने सजग हैं, वो जनता तक कितनी बात पहुंचा सकते हैं।
मैंने आपको पूरा उदाहरण देते हुए हर स्टेट का बताया, यूपी का बताया, बिहार का बताया, केरला का बताया, कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली रही है, वो भी थर्ड फोर्थ, तो आंध्र प्रदेश में रही है, आंध्र प्रदेश में भी दूसरी पार्टियों ने राज किया है और वहाँ भी अभी एक फोर्स के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में थर्ड फोर्स काम कर रही है और ये चीज़ कांग्रेस समझ रही है और इसलिए उसने उनको साथ लेने की कोशिश की। मगर जो महाराष्ट्र में हुआ, जो थर्ड फोर्स सबसे बड़ी थी बाला साहब देवरस की शिवसेना, वो आज किस कारागार पे पहुंच गई। शिवसेना का जो जिस तरह से टूटन हुई, क्योंकि उन्होंने जो मुख्य मुद्दा था शिवसेना का, जो प्रादुर्भाव हुआ था, बाला साहब देवरस ने जिस तरह का नेतृत्व दिया था, जिस बात को लेकर वो आगे बढ़े थे, उसको उद्धव ने छोड़ दिया, तो वहाँ उनको डिफीट खानी पड़ी। अजीत पवार कैसे आए? शरद पवार जबकि बहुत मजबूत थे वहाँ पे, आज अजीत पवार मजबूत हो गए। तो राजनीति में ये जो थर्ड फोर्स है, वो जो समय का स्वाद या समय के अनुसार लाभ उठाने के दौर में आ जाते हैं या समय के अनुसार अपने आप को राजनीतिक चाशनी से दूर नहीं रह सकते, वो थर्ड फोर्स के गिरने का मेन कारण है। अगर वो अपने आप को उस थर्ड चाशनी से दूर रखें, सत्ता लोलुपता से दूर रखें, उस चाशनी को अवॉइड करें, तो थर्ड फोर्स आ सकती है। अदरवाइज थर्ड फोर्स की संभावनाएं कम है। बीटीपी की बात की और बाप की बात आपने की, तो नेचुरली वो जन आकांक्षाओं को बढ़ाना चाह रही हैं और उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगी, तो नेचुरल उनका भविष्य रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की कि जिस तरह से लगातार तीसरा मोर्चा बनता जा रहा है, तीसरी पार्टियां बनती जा रही है, लेकिन भविष्य क्या है। पहले से ऐसी कई सारी पार्टियां और कई ऐसे तीसरे मोर्चे देखने को मिले हों, लेकिन सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल, जिनकी भी चर्चा रही, लेकिन अंतिम समय में जब उनके विधायक देखने को मिले तो एक भी विधायक ने सिर्फ सांसद बच पाया। तो अब जिस तरह से जो भारत आदिवासी पार्टी, जिसे हाल ही में सितंबर 2023 में आई और कुछ समय बाद ही जब चुनाव आते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, और अब जो है तीसरी पार्टी की, जो राज्य की तीसरी पार्टी है, उसका उनको जो है निर्वाचन आयोग की ओर से मिल जाता है। तो अब क्या भविष्य था, क्या रहने वाला है, हमने सर से बात की। TV9 के लिए राजेश डांगी।